अब हमने करना है ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर। ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर एज द नेम सजेस्ट एक मतलब तुम्हारे पास जो ट्यूनिंग होगी वो कलेक्टर के अराउंड होगी, राइट। ये ऑसिलेटर है, सबसे पहले तो इसमें एक ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर जो है हम एक एनपीएन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर लिया है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, एमिटर तुम्हारा कॉमन होता है बिटवीन योर इनपुट एंड आउटपुट, और जो इनपुट होती है वो बेस के ऊपर अप्लाई की जाती है। अब इस केस में क्या है, अब हमें पता है कि हमारा ये जो एम्पलीफायर है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है। नॉर्मल सी सर्किट में जब हम उसको एज एन ऑसिलेटर यूज़ करवाते हैं तो आउटपुट इज़ बीइंग फेड टू योर इनपुट। अब आउटपुट हमारे पास कलेक्टर के क्रॉस आ रही है। दैट मीन्स कि ऑसिलेशंस को ट्यून करने के लिए जो टैंक्स वो कहाँ लगेगा, कलेक्टर की तरफ लगेगा, राइट। सो दिस इज़ योर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। इसके आउटपुट, जहाँ से हमें ट्रांजिस्टर की आउटपुट मिल रही थी उसके बाहर हमने एक टैंक सर्किट लगा दिया, ट्यूनिंग जिसको हम बोलते हैं, जो क्या करेगा, एलसी ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस करेगा, राइट। अब जो हमारे से सिस्टम में फ्रीक्वेंसी होगी ऑसिलेशंस की, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी इन दोनों की वैल्यू के ऊपर, वैल्यू ऑफ एल एंड सी। क्योंकि जो मेन ऑसिलेशंस हैं वो ये टैंक सर्किट प्रोड्यूस करेगा, राइट। ओके। अब ये जो इंडक्टर लूप एल है, ये एल वन के साथ म्यूचुअली या मैग्नेटिकली कपल्ड है। मैग्नेटिकली कपल्ड होने का मतलब है इन दोनों में एक टाइप ये म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि अगर एक लूप में से करंट फ्लो कर रहा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो उसके कारण जो है यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज जो है इंड्यूस हो जाएगी इन योर लूप एल वन, राइट। अब हमारे पास क्या है, हमें पता है ट्रांजिस्टर को बाइसिंग करने के लिए हमें कुछ रेजिस्टिव सर्किट्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, राइट। तो उसके लिए बाइसिंग करने के लिए हमने रेजिस्टेंसेस लगा दिए हैं R1 R2, और यहाँ पर एमिटर सर्किट को भी हमने एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस दे दिया, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर बाइसिंग योर सर्किट, राइट। पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट दे दी क्योंकि हमने पोटेंशियल डिवाइडर बायस पढ़ा है ना, बस उसी वही चीज़ की हुई है, राइट। ओके। अब ये जो कैपेसिटर C1 है, कैपेसिटर C1 बेसिकली क्या करता है, इसको हमने बेस और एमिटर के कॉन्फ़िगरेशन के अक्रॉस कनेक्ट किया है। इट बेसिकली प्रोवाइड्स डीसी बायस टू द ट्रांजिस्टर, ठीक है, सॉरी, इट प्रोवाइड्स लो रिएक्टेंस पाथ टू योर ऑसिलेशंस। अब लो रिएक्टेंस पाथ का क्या मतलब है, रिएक्टेंस बेसिकली क्या होता है, जैसे तुम्हारे डीसी सर्किट में डीसी करंट फ्लो करता है तो उस केस में रेजिस्टेंस के साथ हम डील करते हैं। बट जब हम ऑसिलेशंस की बात करें, दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद एसी सर्किट या एसी करंट के साथ डील कर रहे हैं, तब हमारे पास क्या होता है, तब हम रिएक्टेंस से डील करते हैं, राइट। डीसी के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, एसी काउंटर पार्ट के लिए हमारे पास रिएक्टेंस होती है। टोटल रिएक्टेंस प्लस रेजिस्टेंस हमें एक इम्पिडेंस देते हैं। जैसे एक सर्किट के लिए रेजिस्टेंस होती है, वैसे जब हमारे पास एक ऐसा सर्किट हो जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंस भी है, हमारे पास कैपेसिटर भी लगा है, हमारे पास इंडक्टर भी लगा है, तो उस पूरे सर्किट की जो इम्पिडेंस जो रेजिस्टेंस होगी, मतलब एक जनरलाइज टर्म रेजिस्टेंस अगर मैं यूज़ करूँ तो वो होगी, तो वो जो सम टोटल होता है सभी की रेजिस्टेंसेस को मिला के वो इम्पिडेंस होता है। और इम्पिडेंस की यूजुअली फ्यू इमेजिनेटिव वैल्यूज होती हैं ड्यू टू सम इट्स फिजिकल रीजंस, राइट। रिएक्टेंस जैसे रेजिस्टेंस क्या होती है, इट इज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द पाथ ऑफ करंट फ्लो, राइट। वैसे ही रिएक्टेंस है, इट अपोजेस द एसी करंट विच इज फ्लोइंग इन थ्रू द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कौन से हैं हमारे पास, एल और सी, दैट मीन्स इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर। ये एल और सी जो हैं, इनकी थ्रू जो एसी करंट फ्लो करेगा, उसके लिए यहाँ लिखा है बेसिकली कि उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। अब इंडक्टर के लिए जो इंडक्टिव रिएक्टेंस टर्म है उसके फॉर्म उसको डिनोट करते हैं हम एक्स एल से, और कैपेसिटर के लिए एक्स सी से। इंडक्टर की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू होती है 1/j⍵c, वेयर ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, सी इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर यूज, और जे जैसे तुम्हारे पास इमेजिनरी टर्म्स के लिए आयोटा होता है, वैसे जे यहाँ पर वो वर्क कर रहा है। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है उसका फॉर्मूला है j⍵L। ओमेगा इज अगेन योर फ्रीक्वेंसी, एल इज योर इंडक्टर की वैल्यू, और जे इज अगेन योर इमेजिनरी टर्म। अब कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को वो जाने देता है, राइट। इट ब्लॉक्स डीसी, आई रिटन इट्स रॉन्ग हियर, इट ब्लॉक्स
ओनली डीसी कंपोनेंट, ओके, और एसी को पास करने देता है। बेसिकली ऐसा क्यों होता है, कोई भी मान लो हमारे पास सिग्नल है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, अगर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है लो है तो हमारे पास उसमें हाई डीसी कंपोनेंट होगा, राइट। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी हाई है तो उसमें लो डीसी कंपोनेंट होगा, ज़्यादा जो होगा एसी होगा। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द मिनिमम। मान लो तुम्हारे सिग्नल में फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ज़ीरो है, दैट मीन्स योर ओमेगा इज़ ज़ीरो, दैट मीन्स वो प्योरली क्या होगा, डीसी होगा। अगर तुम्हारे पास ओमेगा ज़ीरो है तो तुम्हारे पास एक्स एल जो है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। एक्स एल ज़ीरो होने का मतलब है कि तुम्हारी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो ज़ीरो हो गई। अब अगर रिएक्टेंस ही ज़ीरो हो गई दैट मीन सारा का सारा करंट फ्लो कर जाएगा, राइट। जैसे जैसे मान लो तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुम्हारी इंडक्टर की वैल्यू कम होती जाएगी और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी कम होती जाएगी। सॉरी, जैसे जैसे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुम्हारे इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और तुम्हारे पास जो करंट इंडक्टर लूप में से फ्लो कर रहा था वो कम हो जाएगा। सिमिलरली जैसे जैसे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है कि तुम्हारे, और हाँ उससे पहले, हाँ फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ रही है, मान लो एक हायर फ्रीक्वेंसी है, जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतनी तुम्हारी कैपेसिटिव रिएक्टेंस लो होगी। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस लो होने का मतलब है ज़्यादा सिग्नल पास कर सकता है, दैट मीन्स ग्रेटर अमाउंट ऑफ एसी करंट विल पास थ्रू योर सर्किट, राइट। अब जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि एसी जो जो डीसी करंट है उसको हमारा कैपेसिटर ब्लॉक करता है। क्यों करता है डीसी ब्लॉक, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डीसी के लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है तो इम्पिडेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, इन्फानाइट। जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इन्फानाइट तो क्या होगा, करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जैसे रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट ज़्यादा फ्लो करता है, वैसे ही अगर रिएक्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो करेगा। रिएक्टेंस एंड योर फ्लो ऑफ करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है तो दैट मीन्स उसमें ज़्यादा डीसी पार्ट है, लो एसी पार्ट है। इंडक्टर के लिए क्या हो रहा है, लो फ्रीक्वेंसी, लो एक्सएल, हाई करंट फ्लो, ठीक है। वैसे ही हमारे पास कैपेसिटर के लिए होता है। एक सिंपल सी चीज़ और है कि अगर हमारे पास सिग्नल लो है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, तो क्या होगा, तुम्हारा कैपेसिटर उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा चार्ज होने में और उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा डिस्चार्ज होने में। दैट मीन्स कि जो सर्किट में जो करंट है वो बहुत धीरे धीरे फ्लो करेगा। धीरे फ्लो करने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टर्न में जो करंट है वो बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो पास करेगा। उस तरीके से भी तुम देख सकते हो कि अगर हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है तो उसमें हाई डीसी है, लो एसी है, दैट मीन्स जो आउटपुट होगी वो लो होगी, राइट। अब हम चलते हैं तुम्हारे ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर की वर्किंग के ऊपर। अब ये सिस्टम अभी ऑफ है, लाइक कीज ओपन। जब मैं इस की को क्लोज कर दूंगी व्हाट विल हैपन इज, करंट क्या करेगा, कलेक्टर करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली ट्रांजिस्टर में से कलेक्टर करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब हमारे पास कलेक्टर हमें आउटपुट देता है, कलेक्टर के पास कुछ करंट की वैल्यू आ गई तो वो करंट की जो आउटपुट है वो तुम्हारे टैंक सर्किट की तरफ जाएगी, दैट मीन्स फ्रॉम टूवर्ड्स योर एल एंड सी। सो अल्टीमेटली क्या होगा, तुम्हारा कैपेसिटर इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा, राइट। जब तुम्हारा कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया है तो हमने यहाँ से सिग्नल बंद कर दिया। अब एक ट्रिगर आ चुका है ऑलरेडी, एक इनपुट सिग्नल हमारा आ चुका है, जैसे मैंने तुम्हें बार्कसन क्राइटेरियन में समझाया था कि एक बार बस एक बाहर से ट्रिगर देने की ज़रूरत होती है, बाद में ऐसी ऑसिलेशंस खुद ही हर सिग्नल को जनरेट करती हैं। वैसे ही हमारे पास एक कलेक्टर करंट की वैल्यू आ गई। करंट की वैल्यू के बाद अब हमारे पास क्या होगा, वो कलेक्टर करंट यहाँ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एलसी ऑसिलेशंस होंगी। सिग्नल जो होगा उसकी पर्टिकुलर एम्पलीफाई, वो एक एम्पलीफाइड सिग्नल होगा और उसका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस होगी। अब जो L1 है, L1 इज म्यूचुअली मैग्नेटिकली कपल्ड विद L। सो अल्टीमेटली क्या होगा कि इनमें जो ऑसिलेशंस आ रही हैं उसके कारण L1 जो है उसमें कुछ वोल्टेज जो है वो सेटअप हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ जो वोल्टेज L1 में सेटअप हुई है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी जो होगी L1 कॉइल में, या वोल्टेज जो L1 कॉइल में जनरेट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, टैंक सर्किट जितनी ही होगी। बट मैग्नीट्यूड जो होगा वोल्टेज का वो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि तुम्हारे नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल में कितने हैं और कितनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारे पास दोनों कॉइल्स में वो है, कपलिंग है, राइट। आई रिपीट,
कि जो तुम्हारे पास कॉइल L1 है उसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस जनरेट होंगी, सॉरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेट होगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इस सर्किट में है वही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जो है वो L1 कॉइल में जाएगा। बट जो वोल्टेज कितनी डेवलप हुई है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स तुम्हारे पास सेकेंडरी कॉइल, दैट मीन्स L1 कॉइल में कितने हैं और कितनी ज़्यादा स्ट्रांगली L1 और L आपस में कपल्ड हैं, राइट। जो L वोल्टेज अक्रॉस L1 है वो किसके बीच में है? बेसिकली वो बेस और एमिटर सर्किट के बीच में है। और बेस और एमिटर क्या है? हमारा इनपुट जंक्शन है, राइट। एक ट्रांजिस्टर होता है तो उसमें कोई भी ट्रांजिस्टर होगा उसमें एक इनपुट जंक्शन होगा और एक आउटपुट जंक्शन होगा। अगर कॉमन एमिटर है तो हम ऐसे ही बनाते थे ना, ये, राइट। एक तुम्हारा ये पार्ट हो गया कॉमन। अगर मान लो ये कॉमन एमिटर है तो बेस एमिटर जंक्शन जो होगा इनपुट होगा, एमिटर कलेक्टर जो होगा वो तुम्हारा आउटपुट होगा। सो अल्टीमेटली मैं ऑलरेडी, जो तुम्हारा L1 है वो एक तरह से एक फीडबैक सर्किट की तरह वर्क कर रहा है कि जो तुम्हारे पास यहाँ से आउटपुट आ रही है, आउटपुट का कुछ फ्रैक्शन L1 अपने ऊपर ले लेता है ड्यू टू द मैग्नेटिक कपलिंग, और सारा सिग्नल पास करके C1 से या R1 R2 से पास करके टू द बेस एमिटर जंक्शन फिर से फीडबैक हो जाता है और वही फिर हमारे इनपुट सिग्नल में जाता है, राइट। दैट मीन्स कि जो हमारे पास अब सेकंड सिग्नल जाएगा, इनपुट सिग्नल जो जाएगा, दैट मीन्स बेस करंट जो होगा दैट विल बी लिटिल एम्पलीफाइड। कितना एम्पलीफाइड होगा? उसमें और कितना सिग्नल एडअप हुआ होगा, मल्टीप्लाइड होगा, जितना फ्रैक्शन हमने फीडबैक का यहाँ से फीड किया, राइट। जो इनपुट करंट होगा अब आई बी, दैट विल बी आई बी विल बी बीटा टाइम्स आई बी, राइट। पहले करंट सिंपल बेस करंट था आई बी, अब जब उसमें फीडबैक चली गई है, जब हमने उसमें कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट डाल दिया है, फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा, दैट मीन्स तुम्हारा इनपुट करंट जो है आई बी वो बीटा टाइम्स एम्पलीफाई होके तुम्हारे सिग्नल में फेड होगा। और ये जो एम्पलीफाइड सिग्नल है, जितना जनरेशन, जितना ऑसिलेशंस जनरेट करवाने के लिए चाहिए दैट इज़ फाइन, वो ऐसी ऑसिलेशंस उतने ही एम्पलीट्यूड की, उतनी ही फ्रीक्वेंसी की जनरेट करेगा। जो एक्सेस ऑफ द सिग्नल है वो कहाँ यूज़ होता है? टू ओवरकम द रेडिएटिव लॉसेस और जो हीट लॉसेस हो रहे हैं। हीट लॉसेस हमारे रेजिस्टर्स के कारण होंगे और रेडिएटिव लॉसेस कहाँ होंगे? जहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक कपलिंग है बिटवीन द लूप्स, राइट। अब हम लोगों ने एनालिसिस करना है। उस एनालिसिस के लिए हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा ट्यून कलेक्टर ऑसिलेटर का यूजिंग कॉमन एमिटर हाइब्रिड मॉडल। उसके लिए तुम्हें एच पैरामीटर्स पढ़ने की ज़रूरत है। अब एच पैरामीटर्स जो हैं वो मैं अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, बट फॉर नाउ जो 4 टर्म्स तुम लोगों को ज़रूरी हैं इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए, वो मैं तुम्हें एक रफ आइडिया दे देती हूँ कि एच पैरामीटर्स बेसिकली होते क्या हैं, राइट। बेसिकली जब हम टू पोर्ट डिवाइसेस को स्टडी करते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर्स वगैरह है, तो उनमें हमारे पास क्या होता है, दो पेयर्स ऑफ सिग्नल्स होते हैं। एक पेयर जो होता है वो इनपुट पोर्ट की तरह एक्ट करता है और सेकंड पेयर जो है वो आउटपुट पोर्ट की तरह एक्ट करता है। अब जब एच पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं तो मान लो कि तुम्हारे पास चार जो या दो पेयर्स जो होंगे वो किस किस के होंगे, करंट और वोल्टेज के। उसमें से तुम्हारे पास इनपुट करंट I1 है, आउटपुट करंट I2 है, V1 इनपुट वोल्टेज है, V2 आउटपुट वोल्टेज है, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, इन चारों वेरिएबल्स में से दो वेरिएबल्स को हम डिपेंडेंट कंसीडर करके चलते हैं और दो वेरिएबल्स को हम इंडिपेंडेंट कंसीडर करके चलते हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू अगर हमारे पास है तो उनके बेसिस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, राइट। मान लो तुम्हारे पास I1 और V1 जो है वो इनपुट करंट है, राइट, इनपुट करंट और वोल्टेज है। तो क्या होगा तुम्हारे पास, अब I1 और V1 इनपुट करंट और वोल्टेज है, I1 V1, आउटपुट में क्या आ गया, I2 V2। दैट मीन्स अब हमने ये बोला था कि मेरे पास जो दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, V1 और I2। दैट मीन्स कि V1 और I2 की वैल्यू जो है वो V2 और I1 के ऊपर डिपेंड करेगी। दैट इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिख दिया कि V1 जो है दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ I1 एंड V2, I2 जो है वो भी I1 और V2 का ही फंक्शन है। तो तुमने मैथ्स में ये पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करी होगी, इसके थ्रू हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और हमारे पास 4 एच पैरामीटर्स आते हैं। अब ये 4 एच पैरामीटर्स क्या है, ये डेरिवेशन बहुत लंबी है तो सिंपल है बट यू कैन ट्राई इट वंस, राइट। मैं सीधे तुम्हें पैरामीटर्स से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ जो हम डील करने वाले हैं। 4 टर्म्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना है।
सबसे पहले है, ये पहली बात तो ये है कि इनमें जो दो टर्म्स होंगी वो तुम्हारी एक्चुअल में रेजिस्टेंस को सिग्निफाई करेंगी, और दो टर्म्स ऐसी होंगी जो बिल्कुल प्योरली नंबर्स हैं या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स तुम बोल लो। सबसे पहले है HIE। ई जो है वो रेफर करता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को, आई रेफर कर रहा है इनपुट को, ओ रेफर कर रहा है आउटपुट को। व्हेन आई एम सेइंग HIE दैट रिप्रेजेंट्स इनपुट रेजिस्टेंस इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। HRE जो है वो एक प्योर नंबर है विच इज़ द रेशियो ऑफ वोल्टेजेस। सिंस ये रेशियो ऑफ वोल्टेजेस है तो ये यूनिटलेस है। अगेन तुम्हारे पास HFE है, एफ ई फॉर कॉमन कॉन्फ़िगरेशन, एफ इज़ फॉर फॉरवर्ड करंट ट्रांसफर रेशियो। इट इज़ द रेशियो ऑफ करंट्स, अगेन ये यूनिटलेस है। उसके बाद तुम्हारे पास HOE है जो कि आउटपुट एडमिटेंस है। दिस इज नॉट रेजिस्टेंस बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, इसलिए ओ रिप्रेजेंट्स आउटपुट। मतलब तुम्हारे पास एक इनपुट रेजिस्टेंस होगी, जो आउटपुट आई है वो इनवर्स ऑफ योर रेजिस्टेंस, दैट मीन्स इन द टर्म्स ऑफ एडमिटेंस आई है, राइट। अब मैंने तुम्हें बोला था कि दो तुम्हारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और दो तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं I1 V2, इनके ऊपर डिपेंड करती है डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू। सो इस तरह की जो इक्वेशन है तुम हाइब्रिड पैरामीटर्स में स्टडी करोगे। अब इक्वेशन क्या है, ये वोल्टेज की इक्वेशन है पहली वाली। ध्यान से देखोगे तो यूनिट सबके सेम है, इसमें वोल्टेज के यूनिट्स हैं। अगेन ये क्या है, मेरे पास रेजिस्टेंस है, ये करंट है। वोल्टेज किसके बराबर होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो अगेन ये वोल्टेज है। HRE जो है वो एक एम्पलीफिकेशन फैक्टर है ऑफ द रेशियो ऑफ वोल्टेजेस, तो उसको सिर्फ आउटपुट वोल्टेज के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है, जिसने मुझे अगेन वोल्टेज दे दिया, राइट। सो टोटल V1 वोल्टेज किसके बराबर होगी, जो इनपुट सर्किट है उसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है आफ्टर पासिंग थ्रू योर रेजिस्टेंस HIE, देन योर एम्पलीफिकेशन फैक्टर HRE इनटू द आउटपुट वोल्टेज जो तुम्हारे पास है, राइट। ये चीज़ आ गई। सेम वे करंट की इक्वेशन बनेगी, ये करंट है, इसके भी करंट के ही यूनिट्स हैं, इसके भी करंट के ही यूनिट्स हैं। यहाँ पर अब इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस V/R अगेन हमें करंट देता है। HFE जो है वो करंट का एम्पलीफिकेशन फैक्टर या मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, उसको हमने क्या कर दिया, करंट I1 जो हमारा इनपुट करंट था उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। ओके, अब मुझे पता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट होती है वो बेस के ऊपर दी जाती है, राइट, और आउटपुट जो है वो कलेक्टर पे दी जाती है। अब वन जो था वो इनपुट को बिलोंग करता था, तो मैंने यहाँ पर VB लिख दिया, बाकी सब एज इट इज़ चला। जहाँ पर इनपुट है वहाँ पर बेस आ गया, जहाँ पे आउटपुट है दैट मीन्स 2 है वहाँ पे कलेक्टर आ गया, बाकी सब एज इट इज़ चला। अब H पैरामीटर्स का सर्किट कैसे बनता है, सबसे पहले कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कैसे बनता है, इसमें एक इनपुट सर्किट होता है, एक आउटपुट सर्किट होता है। इनपुट सर्किट का काम में क्या होगा, तुम्हारे पास वोल्टेज सिग्नल प्रोवाइड होगा, इनपुट बेस वोल्टेज, उसके कारण क्या होगा, कुछ करंट फ्लो करेगा, वो करंट किसको पास करेगा, तुम्हारी जो रेजिस्टेंस HIE लगी है, ठीक है ना। तो VB किसके बराबर हो गया, IB इंटू HIE, प्लस तुम्हारे पास दूसरा वोल्टेज जो हम यहाँ पर एक सिग्नल की तरह हमने शो कर दिया है। और HRE जो है वो क्या है, अगेन तुम्हारा फैक्टर है, और ये तुम्हारी आ गई कलेक्टर वोल्टेज। मतलब इस सर्किट से जब सिग्नल पास किया तो इसके पास तुम्हारी कोई ना कोई आउटपुट आ गई। अब ये सिग्नल जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है, जो हमारी इनपुट आउटपुट फाइनल आउटपुट आती है वो यहाँ आती है, राइट। अब क्या होगा, करंट के लिए सबसे पहली टर्म है तुम्हारे पास करंट, ओके। सो यहाँ तुम्हारा आ गया, अगर यहाँ वोल्टेज है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर करंट का साइन आ गया, एंड दैट इज़ योर HFE, और यहाँ से IB बेस करंट जो है उधर को फ्लो कर रहा है। और हमें पता है जो हमारी आउटपुट होती है वो हमेशा अक्रॉस सम पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, जैसे सर्किट्स में लोड रेजिस्टेंस होती है, वैसे यहाँ पर जो अब ये वाली जो रेजिस्टेंस थी वो कहाँ, वो इनिशियल स्टेज पे दी जाती है, बट जब आउटपुट के केस में जो रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा आउटपुट के अक्रॉस दी जाती है, या आउटपुट जो है वो हमेशा रेजिस्टेंस के अक्रॉस ली जाती है। इसलिए जैसे हमारे पास लोड रेजिस्टेंस होती है वैसे हमने यहाँ पर HOE लगा दिया है, विच इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ योर रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस। यहाँ तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, कलेक्टर वोल्टेज। अब इसी को यूज करके हमने क्या करना है, ट्यून ऑसिलेटर का हाइब्रिड मॉडल तैयार करना है। ओके, यूजिंग दैट हमने क्या किया, बाकी सब एज इट इज रहा,
लेकिन अब हमारे पास क्या था, हमने आउटपुट की जो कलेक्टर करंट की जो हमारी आउटपुट कहाँ आ रही थी, यहाँ आ रही थी ना आउटपुट, इसके अक्रॉस हमने टैंक सर्किट लगा दिया। वही मैंने किया, मैंने HOE के बाद डायरेक्टली टैंक सर्किट लगा दिया, सो दैट मेरी जो आउटपुट है वो यहाँ चली जाएगी। सो अब यहाँ लग गया। अल्टीमेटली L के साथ मुझे L1 कपल करवाना था, मैंने वो लगाया। अब L1 जो है वो एज अ फीडबैक सर्किट काम कर रहा है, तो वो इनपुट को फीडबैक हो जाता है। सो इसका जो सिग्नल जाएगा वो एक RB रेजिस्टेंस के थ्रू पास करके इसमें इनपुट को फीड कर देगा। अब RB क्या है, जो तुम्हारे पास ट्यून्ड ऑसिलेटर का सर्किट था उसमें तुम्हारे पास दो रेजिस्टेंसेस लगी थी पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट में, उनका सम अप करके, या तुम कह लो कि जो हम थेवेनिन थ्योरम लगाते हैं उनका सम अप करके तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस बनाई है जिसको हमने RB का नाम दे दिया। R जो है वो तुम्हारे सर्किट की एमिटर रेजिस्टेंस है, राइट, वो भी नेसेसरी है तुम्हारे सर्किट में, राइट। प्राइमरी कॉइल की रेजिस्टेंस है R, कंबाइंड रेजिस्टेंस हो गई RB, L1 जो है वो फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है। अब टोटल इम्पिडेंस Z क्या होगी, वो होगी रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, जो इम्पिडेंस होगी वो इस कैपेसिटर की रिएक्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ योर इंडक्टर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी कॉइल। अब L एंड R आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसलिए इनकी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों का सम। बट सिंस कैपेसिटर इज इन पैरेलल विद दीज टू, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो इसका और इसका इकट्ठे का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे। जैसे हमें पता है कि अब R और L जो है वो रेजिस्टेंस वो सीरीज में है, तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगी R प्लस J ओमेगा L। ओके, बट ये किसके साथ है, ये पैरेलल में है कैपेसिटर के साथ, इसलिए जो टोटल हमें पता है पैरेलल में रेजिस्टेंसेस कैसी होती है, अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगी हैं तो उनका ये फॉर्मूला होता है। कंसिडरिंग कि मेरे पास R1 जो है वो कैपेसिटर की रिएक्टेंस है और R2 जो है वो सम ऑफ द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर और रेजिस्टर है, राइट। तो टोटल इम्पिडेंस क्या होगी, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से टर्म बन जाएगी। अब यहाँ पर J स्क्वायर की वैल्यू आएगी, जैसे मेरे पास इमेजिनरी आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, वैसे ही J स्क्वायर भी जो होगा वो इक्वल टू 1 होगा, और इसमें इस तरह से हमने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया। बट मुझे पता है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 1/√L, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, 1/LC। तो मैंने जब इसको Z में सब्सटीट्यूट किया तो मेरे पास क्या आ गया, L/RC। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। एक करेक्शन करनी है, यहाँ पर लिख लेना HREV2, राइट। यहाँ HREV2 आएगा, यहाँ पर HFE आएगा, फॉरवर्ड करंट रेशियो है यहाँ पे, राइट। यहाँ R लिख लेना, उन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ, राइट। उसके बाद यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हमने जब इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखा, इस इक्विवेलेंट सर्किट में एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जो हमारी V2 वोल्टेज है, दैट मीन्स ये वाली जो वोल्टेज है वो क्या होएगी, तुम्हारा जो ये आउटपुट करंट है वो इनटू द इम्पिडेंस और इनटू दिस टोटल इम्पिडेंस Z जो हमारे सर्किट की है, इस साइड की जो इम्पिडेंस है, नॉट दिस सर्किट बट इम्पिडेंस विच इज एग्जर्ट प्रेजेंट ओवर हेयर, उसके बराबर है। दैट मीन्स वोल्टेज V2 किसके बराबर है, योर करंट I2 एंड Z, माइनस रिप्रेजेंट कि तुम्हारा जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, राइट। तुम्हारा जो करंट है उसकी डायरेक्शन ये है, वो इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, इसलिए नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा है, राइट। ओके, नाउ यू ऑलरेडी नो, अब ये चीज़ क्लियर है। अब Z की वैल्यू तुम इसमें सब्सटीट्यूट कर दोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, पॉइंट Q के ऊपर किरचॉफ्स लॉ लगाना है। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि करंट एंटरिंग एज वेल एज करंट एग्जिटिंग, दोनों का टोटल सम जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है, या फिर इन करंट एंटरिंग इक्वल्स टू करंट एमिटिंग। दैट मीन्स एक कोई भी पॉइंट लेके जितना करंट उसके अंदर एंटर कर रहा है या जितना उसमें से लीव कर रहा है, दे बोथ आर इक्वल, राइट। अब हमने जो किरचॉफ्स लॉ लगाया है वो हमने पॉइंट Q के ऊपर लगाया है। पॉइंट Q के ऊपर तुम्हारे पास कितना करंट फ्लो कर रहा है, एक तो तुम्हारे पास I2 आ रहा है, राइट, एक तुम्हारे पास एंटर कर रहा है। अब है कि तुम्हारे पास कितना करंट लीव कर रहा है, करंट जो तुम्हारे पास लीव कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, यहाँ से कर रहा है, राइट। तो जो करंट लीव कर रहा है वो क्या होगा,
HOE दैट मीन्स योर रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस तुम्हारे पास क्या है, वोल्टेज V2, राइट, ये टोटल करंट हो गया, एंड योर HFE इंटू IB, ये करंट भी लीव कर रहा है, ये करंट भी लीव कर रहा है, इसकी डायरेक्शन नीचे को है, ये दोनों लीव कर रहे हैं, ये एंटर कर रहे हैं, दैट मीन्स योर I2 विल बी इक्वल टू HOE V2 प्लस HFE IB, वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है, राइट। उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करके, दैट मीन्स HOE V2 को एक साइड ले आए, बाकी सब एक साइड ले गए, लिख लिया, ओके। अब हमें पता है कि V2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू हमने ऊपर ही कैलकुलेट करी है, वही V2 की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट।